इंडियंस के लिए चाय एक रिलीजन है। क्या एक कप लिक्विड डिसाइड करेगा आज कितना एक्टिव रहोगे? वाटर इनटेक भी एक टाइमिंग डिसाइडेड है क्या? पानी आपको आपकी प्यास के हिसाब से पीना चाहिए। दिल के लिए क्या करना चाहिए? दिल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जितना हो सके उतना हंसना चाहिए, जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी दो चीज़ें हैं। पहली कि आप सिचुएशंस को एज अ थर्ड पर्सन देखने लगते हो। दूसरी चीज़ आपका सबके साथ कोई ना कोई संवाद है। इट्स नॉट अबाउट योरसेल्फ। हर घर आयुर्वेद। पहले ऐसा नहीं था कि साइंस सिर्फ एक ही आदमी को पता रहे कि इसी के पास जाओ इसी से पूछो कि क्या करना है। पहले इतना अच्छा इन्फ्यूज किया गया था कि सबको सब कुछ पता था। हर घर आयुर्वेद एक्चुअली तब था। डोंट हैंड ओवर योर हेल्थ टू अ डॉक्टर, योर हेल्थ इज योर बिजनेस, यही कहता है आयुर्वेदा। स्वास्थ्य मात्र सिर्फ निरोगी होना नहीं होता, इट्स द होलनेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य जितेंद्र शर्मा, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ब्रह्मा आयुर्वेदम भोपाल के ओनर। ही इज ऑल्सो अ कॉलेज प्रोफेसर हु टीचेस फिजियोलॉजी। Amazing spiritual seeker who exactly knows how to see life in a different perspective. तो आइए उनके थ्रू समझते हैं आयुर्वेदा। सर, आयुर्वेदा में जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्योर, जी, और जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आयुर्वेदा इसलिए भी लोग नहीं अपनाते हैं कई बार क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, बहुत देर में और आराम से आता है। तो इसको एक जी। लाइफस्टाइल बनाने के लिए और प्रॉपरली फॉलो करने के लिए व्हाट वुड यू सजेस्ट? सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको राइट करना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल। कि आयुर्वेदा में रिजल्ट लेट नहीं आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है पेशेंट लेट हमारे पास ज़्यादा आता है। अच्छा। बिकॉज होता ये है कि वो हर जगह दिखा चुका होता है, ये पाइल अप सारी रिपोर्ट्स होती हैं एंड उसके बाद वो हमारे पास आया है। तो होता ये है कि एक पौधे को उखाड़ना आसान है, लेकिन जब वो पौधा पेड़ बन जाए बड़ा तो उसे हटाने में काफी दिक्कत आएगी। तो सेम चीज हमारे साथ होती है। अगर हमें वो इनिशियल स्टेज में मिलता है, अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन की बात करें, इवन पीसीओडी भी, इवन कोई भी आप एक्सरसाइज किसी भी चीज के बारे में बात करें, अगर हमको वो इनिशियल स्टेज में मिलता है तो हम दोषों का वो करके शमन करके उसे जल्दी वहां से निकाला जा सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर मान लीजिए भले ही बीमारी काफी पुरानी है, भले ही एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी विक्रांत पाटिल सर ही ये चीज कहते थे कि अगर मान लो आप 7 दिन में उसे 10-20% भी रिलीफ नहीं दे पा रहे हो तो ये आयुर्वेद की गलती नहीं है, ये डॉक्टर की गलती है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसे रिलीफ मिले ही ना। तो होती है, हो सकता है कि आपसे मिसडायग्नोस हो गया हो, बट अगर आपका डायग्नोसिस सही है, आपकी मेडिसिन सही है और वो मेडिसिन ठीक से बनी हुई है ना, और पेशेंट आपकी बताई चीजों को फॉलो कर रहा है, जब इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलता है। क्योंकि ऐसा आज के टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जहां मैं बैठा हुआ हूँ वहां 7-8 और हैं और सबका ही क्लिनिक चल रहा है। तो कोई नहीं चाहेगा ना कि आप मुझे आज मेडिसिन दो तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि 2 महीने तक मुझे कोई रिलीफ भी मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ये चीज थोड़ी सी गलत समझी जाती है कि आयुर्वेदा में रिजल्ट बहुत लेट है। बहुत लेट नहीं है, बट उसमें दिक्कत बस इतनी है कि 60% अगर डॉक्टर का काम है तो 40% उस पेशेंट का भी काम है। और क्योंकि कोर पे वर्क किया जा रहा है, मेन चीज वो लोग नहीं समझते हैं कि हम ऊपरी लेयर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम जड़ पे वर्क कर रहे हैं। एग्जैक्टली एंड इट्स एक हम एक कंफर्ट जोन से उसको बाहर निकाल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक ना कि एक पिल पॉप कर लिया आपने एंड अब देखा जाएगा। तो सोल्यूशन सारे एक्सटर्नल ढूंढ रहे हैं, इंटरनल कोई देखना नहीं चाह रहा, और जो इंटरनल बता रहा है और जो इस चीज को मान रहा है उन्हें फिर जरूरत नहीं पड़ती है बाकी किसी और चीज की। तो जैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी बात करें तो अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो दही है ना, दही को
मॉडर्न मेडिसिन काफी अच्छा बोलता है और है भी, काफी अच्छी चीज है, बट अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में ले रहे हो और ऑन अ डेली बेसिस ले रहे हो तो वो अभिषंद है। अच्छा। अभिषंद का मतलब है कि वो स्रोतसों का अवरोध करेगा। स्रोतस माइक्रो और मैक्रो चैनल्स है हमारी बॉडी के। ओके। तो उनको वो ब्लॉक करेगा। तो अगेन जैसे हमें जब सामान्य पथ्य बताना होता है, हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बोलना होता है, तो हम उससे बोलते हैं कि दही है, बेसन है ना, मैदा है, ये चीजें चिपकेंगी अंदर जाके। अच्छा। ओके। फिर उसके बाद आचार है, एक्सेसिव क्वांटिटी में आचार अगेन आपका पित्त प्रकोप करेगा। फर्मेंटेड फूड आइटम्स को भी बहुत अच्छा बोला जाता है। शायद मैं थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाऊंगा क्योंकि फर्मेंटेड फूड आइटम्स को बहुत अच्छा माना जाता है ना, इडली, डोसा एंड कोई भी चीज जैसे फर्मेंट किया गया हो। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फर्मेंटेड फूड आइटम्स भी अगर मान लीजिए पीक समर्स है तो अच्छी चीज है, बिकॉज गर्मी के दिनों में क्या होगा कि आपकी अग्नि मंद होगी। आपने देखा होगा गर्मी में उतनी भूख नहीं लगती है ना, तो गर्मी में आपको लघु आहार चाहिए, मतलब आपको हल्का आहार चाहिए। तो उस इसके लिए साउथ इंडिया में इडली चलती है, इडली सांभर चलता है, बिकॉज वो उष्ण जगह है, वो काफी गर्म जगह है। बट अब हम ये नहीं कर सकते कि पंजाब वाला उसको कॉपी करने लगे, है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद साधारण देश, जांगल देश, अनूप देश इस तरीके से बांटे गए हैं। तो जहाँ का जो खाना है अगर आप वहां का नहीं खाओगे तो वो बहुत हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी। अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है कि हर चीज हर जगह मिल रही है, तो वो चीज कभी कभार ठीक है, बट मैंने ये देखा है कि सिर्फ लाइट रहे, बॉडी लाइट रहे, इस चक्कर में लोग डेली इडली खा रहे हैं या डेली डोसा खा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। इवन इन केरला ऑल्सो अगर आप वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो आपको अगर इडली डोसा वो सर्व भी कर रहे हैं तो उसके साथ वो गर्म पानी भी सर्व करते हैं। ओके। ताकि वो उस चीज को काउंटर भी कर पाए। बट हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स है, अगर आप विंटर्स है या फिर जब आपका बरसात का टाइम है, आप देखेंगे अगर आप साउथ इंडियन फूड खा रहे हैं या फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं आपको तुरंत एसिडिटी होगी। ओके। तो इस वजह से तो ये फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं। देन फिर पैक्ड फूड आइटम्स हैं, कोई भी चीज जो पहले से बन के रखी हुई है ना, उसको खाना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हमारी कई बार आदत होती है कि पैकेट का हम खा रहे हैं, और पैकेट का भी छोड़िए, इवन घर पे भी, कि सुबह एक टाइम पे खाना बना लिया और शाम को भी हम सोचते हैं कि उसी को यूज कर लें, इसी को ही फिर से गर्म करके खा लेते हैं, और लोग कहते हैं कि हमने तो फ्रिज में रखा था, बट दैट डजंट वर्क लाइक दैट, है ना। अगर आपने खाना बनाया है तो आपको बहुत जल्दी उसे आधे घंटे के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। पॉसिबल है नहीं बिकॉज अब लंच बॉक्स हम लेके जा रहे हैं, तो चलिए मैं मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं, बट जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो करें, है ना, एटलीस्ट वो तो इस चीज को करें। जैसे कि प्रकृति में हम लोगों ने देखा वात पित्त कफ दोषों में हम लोगों ने देखा वात पित्त कफ, तो वैसे ही दिन में भी जो पूरा हमारा एक डे है और जो पूरी हमारी एक नाइट है, उसमें भी कुछ समय ऐसा रहेगा जब ये दोष डोमिनेंट होंगे। तो जो सुबह का टाइम है ना, सुबह 6 से लेके लगभग 10 बजे तक का टाइम है, ये कफ का काल है। ओके। ये कफ का काल है। देन फिर 10 से 2 तक वो पित्त का काल है, एंड देन फिर वहां पे 2 से शाम 6 तक आप देखेंगे तो वात का काल है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, हमें सुबह व्यायाम करना चाहिए क्योंकि वो कफ का काल है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, नरिशमेंट अच्छा है ना। आप अभी फ्रेश उठे हो, उस टाइम आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो, उस टाइम आप अच्छी खासी कैलोरी बर्न कर सकते हो, है ना, वो बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। फिर दूसरा पित्त का काल 10 से आपके लगभग 2, ये मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको। तो जो लंच है, लंच आपका 10 से 2 के बीच में अगर हो जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। इवन मैं तो कहूँगा कि
आप ये मान लें कि लगभग 11-12 बजे अगर लंच होता है, 10 से 12 के बीच में, 2 भी काफी लंबा हो गया, 10 से 12 के बीच में अगर आपका लंच होता है, तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वर्क नहीं भी कर रहा है, तब भी जो अग्नि है ना, जो प्रकृति की अग्नि है, जो सूर्य है, वो भी पीक पर है, तो उस हिसाब से आपकी अग्नि भी पीक पर रहेगी, तो उस समय वो खाना ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। बट अगेन प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम में से बहुत सारे लोग जो यूरोपियन कंट्री को फॉलो करने लगे हैं, तो उसमें ये होता है कि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, है ना, हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलो, भूख लगी हो या ना लगी हो, हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलो, एंड देन अगेन आगे जाके फिर लंच के टाइम पे आप कुछ भी चलते फिरते कुछ भी खा रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो कि शाम को आराम से फ्री होके मैं रात को 9-10 बजे बढ़िया से खाना खाऊंगा। तो ये टोटली उल्टा हो गया, है ना। तो इस वजह से ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि सुबह अगर आपको लेना ही है तो काफी लाइट ब्रेकफास्ट ले लें। अभी ठंड चल रही है, इवन आई विल सजेस्ट कि आप एक्सरसाइज करें कुछ भी थोड़ी बहुत, और च्यवनप्राश ले लें। च्यवनप्राश लेने का तरीका भी यही होता है कि उसको सुबह सुबह लिया जाए और पेट भर के लिया जाए। पेट भर से मेरा ये मतलब है, आप 2 चम्मच भी खाएंगे ना च्यवनप्राश, तो आपको लगेगा मैं फुल हूँ। वो काफी हैवी होता है ऐसे। तो सुबह आपने अगर 2 चम्मच च्यवनप्राश लिया है, एंड देन फिर आप सीधा लंच करें, और लंच भी इफ पॉसिबल गरम। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उष्ण रहे, स्निग्ध रहे, है ना, खाना गरम रहे और षड रसात्मक रहे। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बोले गए हैं आयुर्वेद में, तो वो सबके युक्त रहे। तो हमारी जो इंडियन थाली है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो षड रसात्मक आहार का, जिसमें दाल भी है, रोटी भी है, थोड़ा सा अचार है, थोड़ा सा मीठा है, वैसा। और आप देखेंगे कि क्वांटिटी भी उसी हिसाब से है। मधुर रस जो है वो गुरु होता है, वो भारी होता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मीठा हम बहुत ज्यादा रखते हैं, मीठा हम थोड़ा सा रखते हैं, अम्ल हम थोड़ा सा रखते हैं, है ना, दाल हम ज्यादा रखेंगे, सब्जी हम ज्यादा रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डिजाइंड है, और जो कि बहुत बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बहुत अच्छी है। देन फिर आपको अगर कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आपने 11 बजे खाना खाया है, तो देन फिर आप लगभग 6-7 बजे तक ना खाएं खाना, कुछ भी ना खाएं, बिकॉज अगेन वही हमारी आदत है कि कुछ ना कुछ मंच करते रहने की, है ना, कि थोड़ी देर में चाय पी ली। अभी लंच किया था, किसी ने बोला कि चलना मेरे साथ थोड़ा सा, तो उसके साथ आप एक समोसा खाए, तो उसके 2-3 घंटे बाद आपने फिर चाय पी ली, उसके बाद आपने फिर कुछ ले लिया, फिर आप डिनर के लिए गए। ओके, तो ऐसे में क्या होगा कि आपने अपने सिस्टम को मौका ही नहीं दिया काम करने का, आपने उसको खाली ही नहीं छोड़ा, आप बस इनटेक ही करते जा रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि वो चीज नहीं है। आई मीन ऐसे हजारों साल पहले देखें, जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग उतना पैदल चल रहे थे, है ना। तो ह्यूमन बॉडी है, इसका आप कितना भी यूज कर सकते हो, बट उस हिसाब से देखा जाए तो फिजिकलिटी के मामले में हम लोग ऑलमोस्ट 0 हो चुके हैं, है ना। बच्चे फिर भी पहले साइकिलिंग करते थे, अब तो वो भी हाँ, वो भी फोन पर हैं और स्कूटी चलाने लगे हैं। तो इसी वजह से बीच में अगर भूख लगती भी है तो जो सीजनल फ्रूट है उसका सेवन किया जाए, एंड देन फिर शाम को आप 6 से 7 के बीच में या उससे पहले ही खाना खा लें। तो उससे क्या होगा कि जब आप सोने के लिए जाएंगे लगभग 10-11 बजे, इन जनरल 10 बजे जब आप सोने के लिए जाएंगे, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास कुछ पेशेंट्स इंसोम्निया वाले आते हैं कि नींद नहीं आती, उनका कई सारों के कारण अलग भी होते हैं, बट कुछ का तो सिर्फ डिनर पहले करा दिया तो उसमें उनको नींद आने लगी। ओके, बिकॉज क्या है कि आप तुरंत खाकर सो रहे हो, तो आपकी बॉडी तो एक्टिवली अभी डाइजेस्ट करने में लगी हुई है, और वहां पे आप चाह रहे हो कि आप शट डाउन हो जाओ, तो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो बहुत लेट खाना खाते हैं,
तो लॉन्ग टर्म में ये चीज पता चलती है। ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि 35-40 की एज तक बॉडी सब बर्दाश्त करती है, नहीं चलता पता। आप कुछ भी कर लो उसके साथ, कितना भी उसको घिस लो, रगड़ लो, कुछ भी खा लो, कैसे भी चल जाता है। बट आफ्टर 40 ना हिसाब मांगना शुरू हो जाता है बॉडी का। हाँ, वो बिल्कुल कि फिर पता चलता है कि अच्छा शुरुआत ये यहाँ से हुई थी, वैसा होता है। इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सर आपने सारी फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करी, उसमें बीच में हमने चाय बोला, और इंडियंस के लिए चाय एक रिलीजन है एक तरीके से। चाय का वैसे आयुर्वेदा में क्या ऐसा है कि कैफीन इंटेक बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम है जब हम ऐसे कोई हॉट ड्रिंक्स ले सकते हैं, बेवरेजेस? बिल्कुल, जो वात का काल है शाम का, है ना, तो शाम को कुछ उष्ण लिया जाना चाहिए। और आप देखो इच्छा भी तभी होती है इन जनरल, है ना, कि आप शाम को जब आपको एक चाय मिलती है तो वो एक थकान आपके दिन भर की निकलती है। अब ऐसा चाय का तो वर्णन नहीं मिलेगा आयुर्वेद में, बट हाँ उष्ण पेय का जरूर बोला गया है। अगर हम चाय की भी बात करें तो चाय बनाना हमने सीखा था अंग्रेजों से। और अंग्रेज चाय कैसे बनाते थे? तो अंग्रेज क्या करते थे कि पानी लेते थे, उसमें पत्ती उबालते थे, दूध अलग रखते थे, शक्कर अलग रखते थे, तो उसको वो पानी को लेते थे बेसिकली, उसमें देन अपने हिसाब से दूध डालते थे, उसमें वो अपने हिसाब से शुगर डालते थे, ऐसे चाय बनती थी, जो कि काफी हद तक ठीक है। बिकॉज इन जनरली वैसे चाय मेरे हिसाब से रोज लेने वाली चीज तो होनी चाहिए नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वो एसिडिटी ही बढ़ाती है। बट फिर भी अगर बनाना ही है तो ये एक तरीका हो सकता है। हम क्या करते हैं कि दूध लिया, उसी में ही पत्ती डाल दी, उसी में ही वो सब डाल के उसको उबाल रहे हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। एंड दैट टू जब आप बाहर कहीं चाय पीते हैं तो वो चाय बनी हुई रखी है, बार बार उसको गर्म करके दिया जा रहा है, अगेन एसिडिक नेचर बढ़ेगा आपका, है ना, अगेन आपको प्रॉब्लम आएगी। इंडिया में सर जैसे 70% आई गेस घरों में सुबह सुबह चाय बनती है, खाली पेट लोग चाय ही पी रहे होते हैं उठ के। जी, जी, जी। तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही डेंजरस है आई गेस। नहीं, मैं प्रॉब्लम में नहीं आऊंगा इसके बारे में कुछ कमेंट करके, बट हाँ मेरा ये कहना है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको डिसाइड करना चाहिए। क्या 1 कप लिक्विड डिसाइड करेगा कि आप आज कितना एक्टिव रहोगे? ये तो कितनी वर्स्ट काइंड ऑफ स्लेवरी हुई ना, कि 1 कप लिक्विड अगर वो ना मिले तो आप फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आप कहाँ हो। ओके, तो ये मैं आंसर देना चाहूंगा इसके लिए। जी सर, पानी का इंटेक मैं जानना चाहूंगी कि वाटर इंटेक भी एक टाइमिंग डिसाइडेड है क्या पूरे दिनचर्या में कि इतने टाइम ही पानी पीना चाहिए? अगेन वाटर इनटेक का भी यही फर्क है एक्चुअली। इवन जब रिसर्च भी होती है तब क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से एक सैंपल साइज लिया जाता है ना, कोई एक ड्रग है वो एक पर्टिकुलर बैच पे यूज की जाएगी एंड उसका देखने को मिलेगा। आयुर्वेदा जो है वो रिसर्च में थोड़ा सा लैक इसलिए भी कर जाता है बिकॉज हमारा अप्रोच इंडिविजुअल है ना, हमारा अप्रोच इंडिविजुअल है। तो इस हिसाब से भी जब मुझसे कोई पेशेंट भी पूछता है कि मुझे पानी कितना पीना चाहिए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि पानी आपको आपकी प्यास के हिसाब से पीना चाहिए। इसका कोई ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको 3 लीटर से 4 लीटर ऐसा पीना ही चाहिए। एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर BM हेगड़े, पद्म भूषण है शायद, मैं उनका ही कभी एक लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये पानी को लेके ऐसा कोई बात पहले थी भी नहीं, बट जब ऐसा सोचा गया कि इस पानी को बेचा भी जा सकता है एक बोतल में भर के, तो तब ऐसा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करने लगे कि आपको पानी लेकर घूमना चाहिए, आपको डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए। बट ये तब है जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी तो हो, आपकी बॉडी की डिमांड जब उतनी ज्यादा है नहीं वाटर की, और आप अगर उस पानी को बार बार लेते और भी ज्यादा मात्रा में लेते ही रहोगे, तो अल्टीमेटली आप अपनी किडनी को स्ट्रेस कर रहे हो ना, है ना, आप डिहाइड्रेट हुए नहीं, आप स्वेट
आया नहीं है आपको, फिजिकल एक्टिविटी आपने कुछ की नहीं और आपको लग रहा है कि मैं बस पानी ही पीता चलूं। मैं जब गांव वगैरह में कैंप करता हूं तो वहां पर ये चीज मुझे देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे पत्थर रखा हुआ है पेट पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ है, कुछ बहुत भारी सा पत्थर रखा हुआ है। तो फिर मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो पता चलता है कि वो कुछ ऐसा खाते नहीं हैं, मेहनत भी करते हैं, सारी चीज करते हैं, बिकॉज गांव के लोग हैं, वो किसानी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी वो हैवीनेस क्यों नहीं जा रही। तो ये मुझे कुछ समय बाद समझ में आया, मेरा ये पॉइंट छूट जाता था। मैंने उनसे पूछा कि आप सुबह उठ के क्या करते हो? तो बोलते सुबह उठ के मैं 3-4 लीटर पानी पीता हूँ। तब मुझे फिर पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे ही उस इंसान का पानी बंद हुआ अगले दिन वो ठीक था। अच्छा। हाँ, बिकॉज द थिंग इज कि आप देखो, आप किसी के कहने पे मत जाओ। जैसे पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति में उष्णता बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो 100% उसे प्यास ज्यादा लगेगी, बिल्कुल, क्योंकि उष्णता इतनी ज्यादा है। उस उष्णता को काउंटर करने के लिए शीत गुण का होना जरूरी है, तो इसलिए उसे प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। वो चीज ठीक है। बट एक वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है या कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है और वो अगर दिन का 4-4, 5-5 लीटर पानी पी रहा है प्यास ना होते हुए भी, देन वो फिर अपने लिए मुसीबतों को बुला रहा है। ओके, तो इसी वजह से हमेशा जो वाटर इनटेक की बात होती है, तो वाटर इनटेक हमेशा खुद को जज करना चाहिए। आपकी एक्चुअल थ्रस्ट कितनी है और मेंटल थ्रस्ट कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमको प्यास बहुत लगी होती है और हमें लगता है कि प्यास बहुत ज्यादा लगी थी तो मुझे 1 लीटर पानी पी लेना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। पानी को आपको जब भी पीना है, आप आए, शांत रहें, बैठें और हमेशा सिप सिप करके पिए, है ना। वो पैलेट में टच करते हुए अंदर जाना चाहिए, क्योंकि पानी का भी एब्जॉर्प्शन होगा। इट्स नॉट लाइक कि वो अंदर गया और वो तो निकल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि सुबह उठ के किसी ने कहा है सिर्फ इसलिए पानी पीना चाहिए, या किसी ने कहा है पानी पीना चाहिए उससे पेट साफ होगा, पेट साफ करने का ये तरीका नहीं है। उसके लिए आप अगर खाना जल्दी कर दोगे ना, तो अल्टीमेटली आप देखिए कि आपने अगर 6 बजे खाना खा लिया है और अगले दिन सुबह आप अगर 7 बजे उठ रहे हो, तो लगभग 13 घंटे आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दिया है, तो अल्टीमेटली वहां पे डाइजेशन बहुत अच्छे से हो चुका होगा। आपको अपने आप ही प्रेशर आ जाएगा, आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा है सर। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अंग्रेजों का वर्ड है, वो हमें पहले से ही पता था आयुर्वेदा में। 100% नोबेल प्राइज मिला अभी इसके लिए, शायद मेरे ख्याल से 4 साल पहले, कैंसर की स्टडी पे ही, कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो मतलब उन्हें वो हंग्री हैं, उन्हें अगर कुछ खाने के लिए ना दिया जाए एक लंबे टाइम तक, तो अपने आप ही वो मर जाएंगे। आयुर्वेद में ये चीज बहुत सालों पहले की लिखी हुई है। आम, जब आप कुछ खा रहे हो और वो ढंग से डाइजेस्ट हुआ नहीं है और आपने फिर से कुछ खा लिया, तो वहां पे आम बनेगा। आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड, और वो जो आम है वो सारी डिसीजेस को पैदा करेगा। तो इन कैंसर ऑल्सो, जो अभी शायद मेरे ख्याल से सिद्धू जो हैं, उन्होंने भी वाइफ का भी उन्होंने शायद यही किया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद उन्होंने भी फास्टिंग से ही क्योर किया है 4th स्टेज। बिल्कुल। सर, आपने ऑटोफेजी के बारे में सुना है? हाँ, अगेन वही है। हाँ, एक टाइम में मैंने ऑटोफेजी के बारे में बहुत पढ़ा था जी। और जो आप ये सेल्स वाली बात कह रहे हैं उससे मुझे वही याद आया कि मैं पर्सनली बहुत वो सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो उसमें भी जैसे आप बता रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस जिससे ऑटोफेजी ही ट्रिगर होती है कि नए सेल्स और बनने लगते हैं। जी, द थिंग इज कि बहुत सिंपल सी बात है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे ये देखना होगा कि आपकी जरूरतें क्या हैं, है ना। आप अगर एक लोहार हो तो आपकी बिल्कुल खाने की नीड एकदम अलग है। आप अगर एक सुनार हो तो आपकी खाने की नीड बिल्कुल अलग है। आप एक IT पर्सन हो, आपकी नीड अलग है। आप एक फील्ड वर्क वाले इंसान हो, आपकी नीड अलग है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी प्रकृति को समझ के आपको तब डिसीजन लेना चाहिए। एंड रही बात इसकी, सारी चीज वो सामने राम में आती है। ओके,
इवन इसका एक टेस्ट भी है, जब आप टंग आपका देखते हो, है ना, तो टंग अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफी साफ कर लें टंग क्लीनर से, उसके बाद भी वो पिंकिश नहीं होती, वाइट कोटेड रही आती है, तो दैट शोज कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हाँ, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इससे ही पता चलता है। तो वो सामता है, आपको उसको हटाना है। उसको हटा लेंगे ना, समाग्नि हो जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। अमेजिंग, काफ़ी वैल्यू एडिशनल पॉडकास्ट हो रहा है सर ये। थैंक यू। इसको सर और ऐड करते हैं, जैसे कुछ कॉमन डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या हार्मोनल इश्यूज हो गए, इस बारे में कुछ आप बताएंगे सर कि क्या चीज़ इम्बैलेंस होती है कि ब्लड प्रेशर भले लो हो या हाई हो? ओके, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर की बात करें, जो वाकई में और भी सारे कारण हैं, अगर उन्हें छोड़ दें, है ना, जो अगर हम हार्ट से रिलेटेड जो भी हैं उन्हें अगर छोड़ दें, जो मैंने देखे बहुत छोटे अपने एक्सपीरियंस में, जो अभी मैंने देखे या जो मैं अभी तक समझा और जो अभी मैंने ट्रीट भी किए हाइपरटेंशन के ये पेशेंट्स, तो मैंने उनमें एक चीज़ नोटिस की कि ना बहुत सारे तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड ही हैं। ओके, बहुत सारे वो सेल्फ इंड्यूस्ड ही हैं। थोड़े बहुत चीज़ों की ज़रूरत है एंड दे विल बी गुड टू गो, उनमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारे जो पूर्वज थे वो जंगल में होते थे, है ना, तो जंगल में होने की वजह से वहाँ पर क्या होता था कि आपको हंटिंग भी करनी है, आपको आपके खाने पीने का भी जुगाड़ जो है वो जंगल से ही करना है एंड सारी चीज़ें। बहुत बड़ी संभावना है कि कोई भी एक जंगली जानवर आपके सामने आ सकता है। ओके, तो जस्ट इमेजिन, आप अपने आप को उस जगह पे रख कर देखें कि जब आप वहाँ पर हैं और एक जंगली जानवर आपके सामने आ गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भागेंगे या उससे लड़ेंगे, है ना। तो दोनों ही कंडीशंस में आपको जो हार्मोन्स हेल्प करेंगे वो है एड्रेनालिन, आपका कॉर्टिसोल। जो आपकी दोनों किडनीज हैं, दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल ग्रंथि है जो सीक्रेट करती है एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ठीक है। और क्या होगा, बॉडी समझ चुकी है कि खतरे वाली कंडीशन है, तो खतरे वाली कंडीशन में बॉडी को खुद को प्रिपेयर करना है। प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगे, ओके, आपको और भी साफ दिखने लगेगा, कम रोशनी में भी अच्छा दिखने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा पंपिंग की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी में खून पहुंचना चाहिए, आपका शुगर लेवल अप हो जाएगा, है ना, आपका ग्लूकोज अप हो जाएगा, बिकॉज अब आपके लिम्स को भागना है या लड़ना है तो आपके लिम्स में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो वैसी कंडीशन, तो वो लाइफ सेविंग हार्मोन कहे जाते थे। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम बहुत सिविलाइज्ड सोसाइटी में आ गए, ओके, अब एक्चुअल टाइगर तो रहा नहीं, तो अब टाइगर कौन है, आपका बॉस है ना, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, कोई भी एक ऐसा हो सकता है ना, जो कि रह रह के आपको उससे डर लगता है। पहले ऑप्शन था कि तुम वहां से जा सकते थे, अब बॉस है, आपको पसंद नहीं, आप जॉब तो नहीं छोड़ सकते ऑन अ डेली बेसिस, उस मात्रा में नहीं, बट थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप क्या कर रहे हो, अगेन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपना एड्रेनलिन को बूस्ट कर रहे हो, आप अपना वही टैकीकार्डिया इंड्यूस कर रहे हो खुद से। ओके, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर बात पे, हर एक नॉर्मल बात पे आप डॉक्टर के पास पहुंच के एक पिल लिखवा लेते हो और उसको पॉप अप करते हो, ये बहुत ही गलत है। ये बिल्कुल वेस्टर्न के उसमें आता है, वेस्टर्न कल्चर के उसमें आता है। मैं केरला गया, केरला घूमा भी, वहां मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा इस चीज को होते हुए, कि इतना ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन पे डिपेंड नहीं है वो लोग। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो इवन आफ्टर, वो जब पेशेंट, पर्टिकुलर पेशेंट, अगर वो कोई भी नॉर्मल सर्पगंधा है, तगर है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि इंटरनली
थोड़ा माइंड को काम करने का काम करेंगे, बट अल्टीमेटली अगर वो मेडिटेशन शुरू कर देता है ना, ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज मेडिटेशन आज के टाइम पे लग्जरी नहीं रह गया है, वो कंपल्शन है, आपको करना है, मतलब करना है ना। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, किसी भी फॉर्म में करते हो, आप YouTube पे भी सर्च करके कोई भी एक वीडियो उठा लेंगे, या सब छोड़कर आप सिर्फ अपनी सांसों पे भी ध्यान देने लगेंगे, और इसको अगर आप कांस्टेंट रख रहे हैं जस्ट फॉर 45 डेज और 90 डेज, तभी आप वहां पे देखोगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लगा, डाउन होने लगेगा, बजाय कि आप उसका मैनेजमेंट करते हो, है ना। आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो मॉडर्न में, आप तो क्या है, टैबलेट ले ली, उस टाइम के लिए वो मैनेज हो गया, बट अगले दिन तो वो फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो मैंने जो अभी तक देखा, ये मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जिनको सच में कुछ सीरियस इशू है और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है, वो तो उसमें देन फिर इंटरवेंशन की जरूरत है, वो देखने की जरूरत है। बट ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ आज के समय पे 30 35 साल के जो लोग हैं, उनको हाई बीपी, मतलब हाउ कम। तो वहां पे अगर वो सिर्फ मेडिटेशन भी मैंने उन्हें अगर शुरू करवाया, या थोड़ा सा लाइफस्टाइल का वो कर दिया, है ना, थोड़ा सा काउंसलिंग कर दी, थोड़ा सा कोप अप करना उनको अगर सिखाया, तो अल्टीमेटली वो बैलेंस हो जाता है, फिर उनका बीपी नहीं बढ़ता है, उनका बीपी देन फिर नॉर्मल रहता है। तो ये चीज बिल्कुल देखने को मिलती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और ये भी है, अगेन ये मैंने कहीं तो रिसर्च पेपर पढ़ा था, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि मैं नाम भूल रहा हूँ, एरिक, सॉरी मैं नाम मुझे याद नहीं है, बट वो उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि मैं ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ हूँ, आप भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, ओके। कॉन्शियसनेस एक ही है ना, हम सब इंटरकनेक्टेड ही हैं। बट जब मैं आपको हिट करता हूँ ना, तो मेरी बॉडी के सेल्स ये बात समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे, जब हम एक हैं तो मैं कैसे आपको हिट कर सकता हूँ। तो जब आपकी हेट्रेड बहुत बढ़ती है, जब आपका जेलेसी बहुत बढ़ती है ना, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये सब चीजें जब आपकी इंटरनली बहुत बढ़ती हैं, तब आपके सेल्स आपके ही खिलाफ होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। हाँ, तब आपके सेल्स परेशान होने लगते हैं और वो आपके ही खिलाफ काम करने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है ऑटो इम्यून डिसीज का। अच्छा। हाँ, ऑटो इम्यून डिसीज का यही मतलब है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके ही खिलाफ हो गया, है ना। तो इसलिए आपके पास, आप नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, बट आप ये कर सकते हो कि या तो उस बॉस पे दया करने लगो कि ठीक है, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, हाँ। या फिर आप उससे प्यार करने लगो, तो चीजें आपकी बदल जाएंगी। तो व्हेन यू आर कंपैशनेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ना, 80% ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ये चले जाते हैं। बहुत अलग एंगल से आज आपने एक बात सिखा दी सर। सर बीपी की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम हार्मोन्स की बात करें, खास करके फीमेल्स के लिए आजकल पीसीओडी जैसा आपने बताया बहुत कॉमन होता जा रहा है जी। और आगे चल के भी जैसे प्रेगनेंसीज का इशू होता है और इनफर्टिलिटी और भी चीज़ें जैसे हार्मोनल इश्यूज, तो इस बारे में आयुर्वेदा क्या बोलता है? बेसिकली अगर हम फीमेल हेल्थ की बात करें तो अभी क्या होने लगा है कि अगेन मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से या फिर मॉडर्न खाने पीने की वजह से और उस चीज़ को वैसे नहीं समझने की वजह से बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो पीसीओडी की तरफ या बाकी और भी जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर पीसीओडी ही है ना, तो अगर पीसीओडी के बारे में जब हम लोग विचार करते हैं तो हम कफ विकृति और वात विकृति, वात जैसे मैंने जो दोष बताए थे उनमें भी सबके 5-5 सब टाइप्स हैं, है ना। जैसे वात दोष है तो प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। तो जो अपान वायु है, अपान वायु का कर्म अगर हम देखेंगे तो शुक्र को, आर्तव को, मल को और मूत्र को बाहर निकालने का काम ये अपान वायु का है। तो कहीं ना कहीं अपान वायु दुष्टि होती है, वहां पे कफ प्रकोपित होता है, तब जाके ये चीज होती है। हैविंग सेड दैट, देखना हमें ये चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, ओके।
तो इसमें हाँ, हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। अगर ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो ट्रीटमेंट पार्ट में दशमूल बहुत गजब का काम करता है इसमें। देन बस्ती कर्म, सहचरादि तेल वगैरह की बस्ती का हम लोग वो चलाते हैं, जिसमें मात्रा बस्ती और जो अनुवासन बस्ती हैं वो चलाते हैं। दशमूल त्रिफला का निरू बस्ती चलाते हैं, ये सब करते हैं। देन फिर अगेन आग्नेय गुण होता है ना, फीमेल का, तो आग्नेय गुण है, तो इस वजह से वहां पर हम ये ध्यान रखते हैं कि सौम्यता ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ पाए। बट ये अचानक से इतना बढ़ने का एक कारण जो है वो मुझे ये लगता है खाने पीने की, है ना। अगर आप अगेन वात प्रकोप आपका कर रहे हैं, ज्यादातर जो फीमेल पेशेंट वैसे मैंने उतना ज़्यादा नहीं अभी देखा है, बट जितने भी मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये देखा है कि जहाँ कभी भी आप वात प्रकोप कर रहे हैं, जहाँ कभी भी वात प्रकोप हो रहा है, चाहे वो अगेन आपके रुक्ष खाने पीने से हो, आपके बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से होता है, या आपके बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण से होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस, है ना, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस। अगर उस समय भी आप रेस्टिंग फेज में नहीं हो तो इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आज के समय पे बोला जाता है कि ठीक है मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, नॉर्मल है, बट नहीं है नॉर्मल, ये अब नॉर्मल है। क्यों होना चाहिए? अगर वो फिजियोलॉजिकल चीज है, अगर उसे हर महीने होना है और ऐसा निर्धारित है कि होना ही है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि हल्का सा कॉन्ट्रैक्टिंग पेन ऑक्सीटोसिन की वजह से, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, वो हो सकता है। बट मैं ये नहीं मान सकता कि कुछ फीमेल्स हैं जो बेड रिडन हो जाती है, अनबियरेबल पेन होता है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये जो फीमेल्स इस चीज से परेशान भी हैं, वो अगर सिर्फ दशमूलारिष्ट भी लेना अगर शुरू कर दें, है ना, दशमूलारिष्ट मतलब कि 10 अलग अलग ड्रग्स हैं जिनका मूल रूट यूज किया है, बिल्व, शोनाक, पाटला, गंबारी, शालीपर्णी, पुष्पपर्णी एंड ऑल दैट। तो वो 10 ड्रग है, ये मार्केट में भी मिलता है, दशमूल का काढ़ा भी मिलता है, दशमूलारिष्ट भी मिलता है। इसको अगर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं, है ना, बेहतर होगा अगर किसी डॉक्टर के सलाह में करें तो। बट अगर इसे आप लेना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, वात का शमन करता है। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि सर हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कि हमें पहली बार है कि पीरियड के टाइम पे पेन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो अगेन आप जब वात का वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं बस्ती से और जब इंटरनल मेडिसिन से, तो वहां पे वो पीसीओडी ठीक होता है। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जो सैनिटरी पैड्स हैं, तो वो एक रेवोल्यूशन है, अच्छी भी चीज है। बट द थिंग इज कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे तो एक फीमेल को उस समय पे जरूरत होती है रेस्ट की, है ना, उस समय पे वो जरूरत होती है रेस्ट की, उसे बनाया ही उस तरीके से गया है। और पहले के टाइम पे जो बोला जाता था कि किचन में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, उसको आज ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। बट वो अगेन इसीलिए था ताकि फीमेल को रेस्ट मिले, बिकॉज पहले खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं था कि आप गए और दाल लिया, आटा लिया, आपने बना लिया। खाना बनाना मतलब आपको पानी भी लाना है कुएं से, आपको ग्राइंडिंग भी करनी है, आपको मिक्सिंग भी करनी है, वो पूरे दिन का काम था, है ना, और आपको बनाना भी 6-7 लोगों के लिए है, तो वो इट वाज अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। सो दैट्स व्हाई तब अवॉइड इसको किया गया था। पर आज के समय पे अगर मेंसेस का पहला ही दिन है और उस दिन भी आप बहुत ट्रैवल कर रहे हो, बहुत एक्सेसिव ये कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। उस समय पे ज़रूरत है कि आप जितना हो सके, अब आप एक वर्क में हैं तो ठीक है, आप पीछे नहीं हट सकते, बट स्टिल उस समय आप ध्यान रखें कि आप कुछ खट्टा ना खा रहे हों, बहुत तीखा ना खा रहे हों, जितना इजीली डाइजेस्टेबल हो सके उतना इजीली डाइजेस्टेबल आप चीज़ें ले रहे हों, है ना। और देन फिजिकल एक्टिविटी का इसमें मेन आता है, फिजिकल एक्टिविटी एंड देन मेंटल स्ट्रेस। ये दो चीज़ें भी जितनी कम हो उतना अच्छा, बिकॉज वो आपका मेंटेनेंस फेज है काइंड ऑफ। तो वो मेंटेनेंस फेज को बहुत ग्रेसफुली निकालना चाहिए, ना कि
आप लगातार अगर वैसा उसको छेड़ते रहेंगे तो इट कैन कॉज थिंग्स एंड दैट टू ऐसा भी होता है कि कुछ पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स आती हैं जो कि बोलती हैं कि मतलब मुझे पेट में दर्द बना रहता है या मुझे इस पैर में दर्द बना रहता है या और भी उनकी डिफरेंट वो चीज़ें होती हैं। मुझे कॉमन चीज़ समझ में आई थी कि जब मैंने उनसे पूछा ये सब शुरू कब हुआ तो उन्होंने बोला डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद शुरू हुआ। क्या होता है डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बड़ा लेबोरियस प्रोसेस है वो, ओके। तो इतनी लेबोरियस प्रोसेस के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो फीमेल बॉडी एकदम ही वीक हो जाती है। जो सातों धातु हैं उनमें खावे गुणने आ जाता है। दैट मीन्स वो सातों धातुएं कुछ हद तक डिप्लीट कंडीशन में होती हैं। एंड बिकॉज जो आपका यूट्रस था वो एक क्रिकेट बॉल साइज का था एंड वो इतना बड़ा हुआ था एंड अब वो वापस से श्रिंक हो रहा है तो वहां पे वात प्रकोप के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। तो उस समय पे वो जो 45 दिन हैं इसके बाद की डिलीवरी के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय पे भी रेस्ट करना, उस समय पे भी ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि वो लड्डू बनते हैं गुड़ वाले, है ना, जो हमारा ट्रेडिशन है। हाँ। जिसमें दुनिया भर का वो सब किराना डाला जाता है, गोंद के। हाँ। तो ये सब हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ था। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि साइंस सिर्फ एक ही आदमी को पता रहे कि इसी के पास जाओ इसी से पूछो कि क्या करना है। पहले हमारे इसमें ये इतना अच्छा इन्फ्यूज किया गया था कि सबको सब कुछ पता था। हर घर आयुर्वेद। हाँ, हर घर आयुर्वेद एक्चुअली तब था। हाँ। अभी बताना पड़ता है। हाँ। तो बेसिकली माय पॉइंट इज कि उस समय का जो रेस्ट है, उस समय का जो खाना पीना है, वो अगर ढंग से नहीं हुआ, अगर डिलीवरी के कुछ ही दिन बाद से आपने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया, तो फिर वही बात है कि अगेन आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और तब जो एलिमेंट निकल कर आएंगे, तब जो डिसीजेज आपकी निकल कर आएंगी, वो फिर आपके साथ थोड़ा समय तक रहेंगे। उनमें फिर मेहनत करनी पड़ती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग सर। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बातें की हमने, काफ़ी डिटेल में। थोड़ा सा पॉडकास्ट को फन बनाते हैं। जी। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे सर। बहुत ही पहली बार शायद हम कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। ओके। तो जैसा आपने बताया कि प्रिवेंशन के लिए बहुत सी ऐसी रेगुलर आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हम डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं और 10 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे लोगों को कहीं ना कहीं कंसर्न रहता है। अच्छा। तो मैं एक एक करके आपसे वो पूछूंगी और उससे रिलेटेड जो भी आप अपनी तरफ से बताना चाहें जिसको मेंटेन करने के लिए हम जी फॉलो कर सकते हैं एज पर आयुर्वेदा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी मैं बता रहा था हाइपरटेंशन के बारे में, तो वो मेरे साथ हो रहा है अभी। एंजाइटी बिल्डअप हो रही है। नहीं सर, बहुत फन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। रैपिड फायर सिर्फ नाम है, आप आराम से टाइम लीजिए। जी है ना सर। तो सर शुरू करते हैं स्किन से। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है स्किन, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आयुर्वेदा में क्या ऐसी कोई? स्किन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए नीम बहुत अच्छा है। नीम का सेवन बहुत अच्छा है। ओके। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं कि नीम की एक गोली आप बना लें पाउडर के, एंड सुबह से अगर आप एंटी स्टमक लेते हैं अलॉन्ग विथ हल्दी, वो स्किन पे अच्छा काम करता है। मंजिष्ठादि क्वाथ है वो बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे। सर हेयर के लिए? ओके, हेयर के लिए अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अस्थि धातु अगर हमारी अच्छी है तो हमारे हेयर्स भी अच्छे होते हैं। ओके। तो पहली चीज तो ये है कि आपको आपके अस्थि धातु पे काम करना चाहिए। ओके। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप दूध के साथ घी लेना शुरू कर देते हो, हैविंग सेड दैट आपको अग्नि का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए। वो अगर आप लेते हो, अस्थि पोषक वटी आती है, वो अगर आप लेते हो एंड ऑयलिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हेयर पे आपको बहुत अच्छा वो देखने को मिलता है। इसके साथ एक चीज मैं और जरूरी ऐड करना चाहूंगा, लवण क्षार पिप्पली नाति सेवियत, ऐसा बोला गया है। जब जब नमक ज्यादा खाएंगे, जब जब तीखा ज्यादा खाएंगे, क्षार युक्त चीज जब जब ज्यादा खाएंगे, तब तब हेयर फॉल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जी सर आईज के लिए, आंखों के लिए? आंखों के लिए त्रिफला सबसे बेस्ट होता है। अच्छा। हाँ, त्रिफला
इज द बेस्ट। त्रिफला घृत अगेन इंडिकेटेड फॉर आईज के लिए, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में भी अगर आप देखेंगे तो जो नेत्र तर्पण किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। वेरी नाइस। बोन्स के लिए सर? बोन्स के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप जो डेट्स होती हैं, डेट्स को अगर आप रात को दूध के साथ ले पाएं, उसी दूध में आप थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर, है ना, टू बी स्पेसिफिक गाय का घी, ओके, बिकॉज अगर वो भैंस का है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो गाय का घी अगर आप लेते हैं, डेट्स अगर आप लेते हैं, खजूर, अगर आप मुनक्का लेते हैं, सिंघाड़ा अगेन इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो ये सब कर सकते हैं। सर लंग्स के लिए? ओके, लंग्स के लिए आप लंग्स के लिए देखा जाए तो आप अम्लकी एक अच्छा वो हो सकता है, है ना, क्योंकि अगेन वो आपका अम्लकी और विभितकी, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो लंग्स पे अच्छा काम करता है। वासा और मुलेठी ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वंडरफुल। सर लिवर के लिए? लिवर के लिए अगेन काकमाची, कुटकी, भूमि आंवला, वंडरफुल, जस्ट वंडरफुल, बहुत बेहतर। आप अगर कोई भी एक वो उठाकर देखेंगे, जैसे एमलिक्योडियस हो गया, प्रोवेक्लिव हो गया, LIV52 हो गया, आप कहीं ना कहीं जो कंटेंट में देखेंगे आपको यही सब मिलने वाला है। तो ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, अगर लोग इसे गूगल भी करते हैं तो उन्हें वो फोटो के साथ वो चीज मिल जाएगी, एंड दे कैन यूज इट। ओके। सो स्टमक के लिए? स्टमक के लिए अगर इन सेंस लूज मोशन वाली बात है, तो लूज मोशन के लिए बिल्व इज द अल्टीमेट थिंग। बिल्व बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अगर बार बार ऐसा है कि लूज मोशन की वो टेंडेंसी बनी होती है तो बिल्व बहुत अच्छा काम करता है। बेल का मुरब्बा आप रखें बनाकर, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर अनाह है, दैट मीन्स डिस्टेंशन है, गैस बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में आप अजवाइन का पानी वो बहुत वंडरफुल काम करता है। इवन जो कुछ बच्चे हैं जिनको गैसेस डिस्टेंशन बहुत होता है, उनको खाना नहीं पचता, और जो वो मम्मी लोग ये बोलती हैं कि ये तो मैगी खाएगा ही, ये तो पूरी खाएगा ही, तो उन लोगों में मैं ये करता हूँ कि उन्हें मैं बोलता हूँ कि आप दो पूरी पराठा दो, बट एटलीस्ट इनका जो ये है आटा जब आप गूंथ रहे हो तो उसमें जीरा और अजवाइन को डाल दो, है ना, तो कम से कम वो उतना तो नुकसान नहीं करेगा जितना इन जनरल कर रहा है। हींग बहुत बढ़िया है। अच्छा, हींग एज अ मेडिसिन बहुत अच्छा है। अगर पेट दर्द भी हो रहा है और गैस भी बहुत ज्यादा है तो 1 कप पानी लें, उसमें चुटकी भर हींग डालें, थोड़ा सा मुलेठी डालें, उसे उबाल कर अगर आप पीते हैं तो तुरंत रिलीफ मिलता है। सर पेनक्रियास के लिए क्या है? पेनक्रियास के लिए बेसिकली जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन सीक्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो देखेंगे तो पेनक्रियास से मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट हम अगर प्रमेह की बात कर रहे हैं या डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो गुड़मार बहुत अच्छा है। गुड़मार का प्रयोग वहाँ पे किया जा सकता है, बट अगेन वो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज उसमें आपको ये समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पेनक्रियास का जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सीक्रेट बराबर नहीं कर रहा है, या हमारे जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिसीव अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो उसको वो देखना पड़ता है। बाकी मेथी बहुत अच्छा काम करती है ना, मेथी बहुत अच्छा काम करती है और उसको लिया जा सकता है एक लंबे टाइम तक। अगेन उष्णता बढ़ाती है तो पित्त प्रकृति वाले को ध्यान रखना चाहिए। जी सर किडनीज के लिए क्या करना चाहिए? पुनर्नवा इज द अल्टीमेट थिंग फॉर किडनीज। पुनर्नवा है, गोक्षुर है, ये किडनी को लोड फ्री भी रखते हैं और उसे कहना चाहिए स्वस्थ भी रखते हैं। ओके, सो लास्ट वुड बी हार्ट।
दिल के लिए क्या करना चाहिए? दिल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जितना हो सके उतना हंसना चाहिए और जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगेन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो अर्जुन जो है अर्जुन का यूज़ बहुत व्यापक तौर पे किया जा सकता है कई सारे हार्ट के एलिमेंट में। जी वंडरफुल सर, बहुत अमेजिंग रैपिड फायर था और एक्चुअली बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है सर आपसे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहूँगी सर। मेंटल हेल्थ आज की डे एंड एज में बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट बनता जा रहा है और ख़ास करके यूथ के लिए। और बहुत से लोग कॉन्शियस ही नहीं है उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बचपन से ही इतना इम्पल्सिव और कंपल्सिव मतलब एक ट्रेट रहा है उनके कैरेक्टर में कि उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब अब वो स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, कब एंग्शियस फील कर रहे हैं, उनको वो नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो आयुर्वेदा और आप एज जनरल क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इसका एक एस्पेक्ट हम ऐसे देखते हैं मॉडर्न साइंस की तरफ से, एक अगर इसका एस्पेक्ट देखें तो हमारा जो माइंड है वो डिवाइडेड है कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस एंड देन अनकॉन्शियस मेमोरी में। कॉन्शियस वो है जो कि लॉजिकल वर्क करता है ना। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझसे बात कर रहे हो, एक लॉजिकल पैटर्न है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आंसर कर रहा हूँ, ये सब। सबकॉन्शियस वो चीज़ हो गई जो कि कॉन्शियस से बड़ी है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रह जाएंगी अभी दिमाग में। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, बोलते वक्त भी कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे जो दिमाग किसी एक कोने में रह जाएगी एंड देन फिर वो मल्टीपल टाइम पे अनफोल्ड होती रहेगी। एंड देन आता है अनकॉन्शियस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अनकॉन्शियस लॉजिकल वे में काम नहीं करता। अनकॉन्शियस आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से काम नहीं करता। ओके जब आप 1 साल के थे तब किसी एक शनिवार को आप भूखे थे और आप रो रहे थे, बट आपकी मम्मी नहीं आई आपको ब्रेस्ट फीड कराने। याद है आपको? नहीं है। किसी एक दिन ऐसा भी हुआ था कि आपने जस्ट रोना ही शुरू किया था एंड आपकी मदर आ गई थी और आपको ब्रेस्ट फीड कराने लगी थी, है ना। आप कह रहे हो आपको याद नहीं है, बट आप झूठ बोल रहे हो, ये आपको याद है, बट ये आपको कॉन्शियस मेमोरी में याद नहीं है, ये आपको अनकॉन्शियस मेमोरी में याद है। ओके सो आज के समय पे जो कुछ भी हो रहा है तो हमें उसका रूट पे जाना पड़ेगा। एक एरिक्सन मॉडल है साइकोलॉजी का, जिसमें वो बहुत अच्छे से उन्होंने ये चीज दिखाई है कि जो आपका पहला दूसरा साल है उस समय पे आपके भूख लगने पे, है ना, या आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़ने पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड हुआ, है ना, कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड हुआ। बिकॉज उस बच्चे के लिए दुनिया कौन है? माँ है। अभी तो उसने कुछ नहीं देखा, है ना। तो अगर वो डिले होता है या अगर वो 1-2 साल उसे बहुत प्यार से रखा जाता है, ये डिसाइड करेगा आज के टाइम पे कि वो किसी पे ट्रस्ट कितना करेगा और कितना नहीं। ओके इंटरेस्टिंग जी। तो वो आज जो हम डिसीजन ले रहे हैं ना, ये सारे डिसीजन कहीं ना कहीं हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी के हैं। उस समय पे ये डिसाइड हो गया था कि मुझे दुनिया पे कितना भरोसा करना है या मुझे कितना भरोसा नहीं करना है। फिर उसके बाद जब बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं बैठ यही करना है, थप्पड़ मारूंगी अगर नहीं किया तो, ऐसा वैसा, तो वो भी आगे जाके चीज़ों को लेके बड़ा मैनेजेबल होगा और बहुत स्ट्रिक्ट होगा। बट वही अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है बच्चा है सीख जाएगा, वैसा, तो वो लाइफ में आगे जाके एकदम कूल सा रहेगा, है ना, उसके डिसीजंस वैसे रहेंगे। अगर आप बार बार ऐसा कर रहे हो कि यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत उठा, ये नहीं, तो वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप उसको खेलने दे रहे हो, करने दे रहे हो, गिरने दे रहे हो, रोने दे रहे हो, सब कुछ करने दे रहे हो,
तो वहां वो उसकी पर्सनैलिटी में रिस्क टेकिंग वाली बात आएगी। तो जो हमारे साथ तब हो चुका है, जो हमारे साथ वो शुरू के जो 3-4 साल हैं, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वो एक प्रोजेक्ट है बेसिकली, एक बच्चा 4-5 साल का, उस 4-5 साल आपको बहुत ध्यान देना होता है हर चीज़ पे। कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी वो अनकॉन्शियस मेमोरी में जाएगी, और वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं समझती अनकॉन्शियस मेमोरी। तो इस वजह से आज जो भी आप डिसीजन लोगे लाइफ में, है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो चीज़ों को डिले करते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं है, पीछे का कुछ है। तो इसी वजह से आज के टाइम पे जब किसी को छोटी सी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, छोटी सी बात पे एंजाइटी हो जाती है, तो काउंसलिंग के वक्त ये उसको, वो एक बहुत बड़ा सेशन होता है, तो काउंसलिंग के वक्त उसको उस जगह पे ले जाना वो बहुत ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अगर इसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो सत्व रजतम, अगर आपका सत्व कम हो गया है और आपका रज और तम ये बढ़ गया है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रज बढ़ेगा तो आपका मेंटल डायरिया जैसा शुरू हो जाएगा, है ना। चीजें बहुत थॉट पे थॉट चल रहे हैं, बहुत चैटर चल रहा है, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आप सोने को जा रहे हो, सो ही नहीं पा रहे, जो हुआ नहीं वो परेशान कर रहा है, जो हो चुका है वो भी परेशान कर रहा है, आप प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहे। एंड देन तम, अगर तम आपका बढ़ गया, ओके, द थिंग इज कि अभी ये पॉडकास्ट चल रहा है और इंटरेस्टिंग चल रहा है, इसे हम और भी करते जाएंगे, पर क्या होगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद ऐसा होने लगेगा कि आपके सेंसेस अब उस नॉलेज को गेन करने में असमर्थ हो जाएंगे। ओके, तो तब क्या होगा, नेचुरल फिनोमेना है कि तम गुण का आवरण होगा, तम गुण बढ़ेगा और हमें नींद आने लगेगी, है ना, क्योंकि अब बॉडी और नहीं ले सकती, एब्जॉर्ब कर सकती, अब सेंसेस थक गए हैं। तो जब तम गुण जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पे आप देखोगे तो वहां पे डिप्रेशन वाली स्टेज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिसका रज बढ़ा हुआ होता है वहां पे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत देखने को मिलेगी। ओके, और जहां पर तम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वहां पर आपको डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका पल्स रेट लो रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, एक ही जगह बैठना अच्छा लगता है, तो वो उसकी डिप्रेसिव स्टेट रहेगी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके खाने से भी होता है। अगर आप जिस तरीके का खाना लेते हो, है ना, कितनी क्वालिटी वाला आप खाना ले रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी रहने वाली है। आपकी गट पे भी वो चीज़ डिपेंड करती है। तो इसी वजह से आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो हम फिर ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उसके रज और तम पे काम करें, और उसे बताया जाता है, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन के लिए ही बताया जाता है, या फिर वही है कि थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ी काउंसलिंग की जाती है, तो उससे इस चीज़ को, ये अचीवेबल इसको किया जाता है। अमेजिंग सर, बहुत अच्छे से हमने रैप अप किया है इसको, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। ओके, और जिस वजह से शायद हम मिले हैं उस पे ना बात की जाए तो कैसे मजा आएगा सर पॉडकास्ट पे। जी। तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं सर, आप भी मेडिटेशन करते हैं, तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, इससे एंड करेंगे सर। पर्सनली मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी 2 चीज़ें हैं। पहली कि मैं और आप बात कर रहे हैं, और बिकॉज आप भी मेडिटेट करती हैं, आप भी ये बात समझेंगी कि लगातार जब आप मेडिटेट करते रहते हैं तो एक क्षमता, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी डेवलप हो जाती है कि इस पॉडकास्ट को हम करते हुए इसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन। ओके, तो शायद ये बात उन लोगों को समझ में आएगी जो मेडिटेट करते होंगे कि आप सिचुएशंस को एज अ थर्ड पर्सन देखने लगते हो। ओके, आप अपना शरीर और मन, आप अपने थॉट्स और इमोशंस को फिर उतना वैल्यू नहीं करते, आप अपने अटेंशन को वैल्यू करते हो। ओके, मैं अभी कहाँ हूँ, अटेंशन टू डिटेल, यहाँ कौन सा पौधा था, यहाँ क्या रखा हुआ था, वो अटेंशन,
है ना, अनवेवरिंग अटेंशन, वो आपका बढ़ता चला जाता है। और दूसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी का मैं मतलब ये समझता हूँ कि आपका सबके साथ कोई ना कोई संवाद है। इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट योर लाइफ, योर जॉब, वो नहीं। अगर मैं एक गार्डन में घूम रहा हूँ और अगर मुझे वहां पे एक ग्रास हॉपर दिख रहा है, तो उसका और मेरा भी कुछ है, उसका और मेरा भी कोई रिलेशन है। तो मैं उसे भी देखूंगा, उसे भी मैं एंजॉय करूंगा। मुझे मेडिटेशन के बाद ये चीजें दिखने लगती हैं। ऐसे तो सब कुछ हरा दिखता है, पर आफ्टर मेडिटेशन वो हरा अलग दिखता है। हाँ। आपको पता चलता है कि ओके, अच्छा देखो इसकी पत्तियां ऐसी हैं। आपको फिर पता चलता है कि ऐसा नहीं है, नेचर ने जो भी बनाया है कितना प्रिसाइज, कुछ भी ऐसे ही नहीं बना दिया। और वो चीज अपने आप में ही आपको बहुत खुश रखती है, आपको ब्लिसफुल रखती है। बिकॉज जी तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन इस तरीके से दुनिया कभी नहीं देखी थी। तो फिर शायद आपको एक बिच्छू और सांप भी खूबसूरत ही लगेगा, आपको उससे डर नहीं लगेगा। बिकॉज देन यू विल सी इट एज कि वाह, क्या क्रिएशन है, क्या क्रिएशन है। तो वो जो जब सब कुछ ही ऐसा लगने लगता है ये मेरा ही हिस्सा है, ये मैं ही एक्सटेंड हो गया हूँ और ये सब कुछ मेरा ही है, वो कंपैशन, इन जनरल एक कंपैशन जो जनरेट हो जाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मैं थोड़ा समय ले पाऊँ तो। बिल्कुल, प्लीज। 4 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है कि पिटी में क्या है कि मुझे बस दया आ रही है किसी पे, कि ठीक है यार, इसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ये मैंने उससे नहीं बोला, किसी थर्ड पर्सन से बोला। फिर इसके बाद आता है सिंपैथी, कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार आई फील फॉर यू, जो हो रहा है ठीक नहीं है, गलत है, आई फील फॉर यू। देन फिर आता है एम्पैथी में ये है कि आई फील विथ यू। और ये बहुत देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट में इसलिए लाया बिकॉज ये बहुत देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे। मैं पढ़ाता भी हूँ तो कुछ स्टूडेंट आके ये कहते हैं कि उसकी जो रूममेट है उसका ब्रेकअप हो गया है, पर उतने ही दुख में ये भी है क्योंकि इसने वो सब सुना है और फील किया है। हाँ। तो ये एम्पैथी है। इसके ऊपर आता है कंपैशन, कि कंपैशन में क्या हो गया कि मैं सुन तो रहा हूँ, मैं फील भी कर रहा हूँ, बट मैं सोल्यूशन भी दूंगा। तो जब आप वो कंपैशनेट हो जाते हो ना, एंड विथ मेडिटेशन वो बहुत आसान हो जाता है। और जब आप कंपैशनेट हो जाते हो हर चीज के लिए, आचार्य भागवत ने दाता शब्द यूज किया है कि ठीक है, ले जाओ मुझसे, ओके, मुझसे ले जाओ, कोई बात नहीं, है ना। जब आप एकदम गिविंग नेचर के हो जाते हो, जब आप कंपैशनेट हो जाते हो, तो सब कुछ बहुत फिर खूबसूरत हो जाता है आसपास। अमेजिंग, एक्चुअली बहुत मैजिकल सा फील होता है। और ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जी, मैं लेकिन आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा पहले और बाद में, आप में क्या फर्क आपको देखने को मिला? सर एक्चुअली पहले मैं बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में थी। हाँ, वो बहुत बड़ा जंप होता है जब आप एक्चुअल में, जैसे आपने अभी बीच में कहा ना कि ये सेल्स भी मेरे हैं और ये सेल्स भी मेरे हैं, तो वो किसी और को दुख देने में यहाँ भी पीड़ा आएगी और यहाँ किसी और के लिए जेलसी लाने में भी पीड़ा आएगी, क्योंकि हम सब एक हैं। तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मुझे एक्चुअल में एक्सपीरियंस होने लग गई। तो वो बहुत मैजिकल है। और जैसे ऑब्वियसली सदगुरु बोलते हैं कि वी बिकम मदर टू दिस अर्थ। यस। तो वो माइंडेल भी जो मैंने एक आउट ऑफ पैशन स्टार्ट किया, इट इज जस्ट बिकॉज कि एक सिंगल पीछे से है कि आई शुड बिकम अ मदर टू एवरीवन। जी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आई मीन अनटिल अनलेस आप सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हो तो फिर फर्क नहीं है, जानवर भी वही कर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। सेम बहुत सारे इंसानों के साथ अनफॉर्चुनेटली वैसे ही हो रहा है। बट काफी प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस हैं जो कि गेन किए जा सकते हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि इंसानियत जब नहीं दिखा पाता ना, और इनसेंसिटिविटी
बिकॉज ऑफ सो मेनी टेक्नोलॉजीज एज वेल, क्योंकि हम वो अपना, जैसे आपने कहा ना, एम्पैथी और कंपैशन भी एक इंटेलिजेंस है जो हमें प्रैक्टिस करना है। तो वो क्योंकि ऐसी दिनचर्या हो गई है कि वो प्रैक्टिस में ही नहीं आ रहा, लोग आपस में इतना मिल नहीं रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ऑन फोन्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। तो वो इंसेंसिटिविटी दिख रही है आसपास की, थोड़ी बढ़ रही है, तो वो जरूर हमें काउंटर करनी है। बिल्कुल, और उससे पहले आपको हम्बल होना सीखना है। बिल्कुल, एटलीस्ट रिसीवर तो बन जाओ। हाँ, आई मीन वो होगा ये कि चीज सामने से निकल गई और बहुत इंपॉर्टेंट थी और आप लगे रहे कि लोन का नहीं हुआ, मेरा घर का किराया बाकी है, आप इसमें उलझे रहे और वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने से निकल गई। तो आप जब तक हम्बल नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं होता है। आप अपने थॉट और इमोशन को पकड़ के चल रहे हो। आप अपनी नॉलेज भी नहीं है बेसिकली, आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपना नॉलेज समझ रहे हो और उस एरोगेंस में आप पूरा पॉइंट मिस कर देते हो। लाइफ इज नॉट अबाउट प्रॉफिट लॉस, आप पूरा का पूरा वो पॉइंट मिस कर देते हो और ये बहुत लेट समझ में आता है। तो इसीलिए फिर ओल्ड एज में जाके भगवान की तरफ वो होता है। एग्जैक्टली, जबकि मैं वही मानती हूँ कि ओल्ड एज में तो इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। तो आई गेस स्पिरिचुअलिटी एक टूल है जो आपको बल्कि 15-16 इयर्स से ही अगर मिल जाए तो जिंदगी में मजा ही आ जाए। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन तो वही है कि जब तक आप में जोश है, सब कुछ है, सब सही चल रहा है। आपने कभी शायद सोचा होगा कि एक घर में एक पिता की और एक अडल्ट लड़के की उतनी नहीं बनती है, बिकॉज दोनों के दोनों ही अल्फा हैं वहां पे, दोनों के दोनों ही अपने प्राइम पर हैं। बट एक दादा और पोते की बहुत बनती है बिकॉज दोनों ही टेस्टोस्टेरोन फ्री है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपका माइंड, आपके हॉर्मोन्स, ये आपके भले के लिए हैं। एटलीस्ट इनको तो खिलाफ मत करो वो बहुत जरूरी है। Wonderful. Sir, so I guess it was the end of our podcast. Okay, जी। And आपके साथ बात करके सर बहुत ज़्यादा मजा आया। सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। A very different podcast for me personally, क्योंकि obviously एक बहुत अलग टॉपिक और उसके साथ साथ आपसे क्योंकि पहले इतनी बात हुई कि आप भी स्पिरिचुअली इतने एक्टिव हैं, तो वो अलग ही कनेक्ट फील हुआ सर। जी। तो इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन दिस शो सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा। थैंक यू सर। सर माइंडल की तरफ से एक बहुत छोटा सा जेस्चर। ओके, तो ये रैपिड फायर जीतने पे वो कॉफी विद करण जैसा। थैंक यू सो मच अगेन सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।